हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस ऑन द प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। मीन्स जब आप इनकम मेथड का यूज करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए अथवा डोमेस्टिक इनकम अकाउंटिंग के लिए, तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है, आज अपने लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें जो फर्स्ट प्रिकॉशन है वह है कि ओनली फैक्टर इनकम शुड बी इंक्लूडेड। केवल और केवल फैक्टर इनकम ही आप इंक्लूड करेंगे। अब ये फैक्टर इनकम क्या होते हैं? फैक्टर इनकम इज दैट टाइप ऑफ इनकम which is given to the factors of production from the side of their employers। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। आप लैंड के ऑनर को क्या देते हैं? रेंट देते हैं। उसके बाद लेबर वाले को क्या देते हैं? लेबर को क्या देते हैं? वेजेज एंड सैलरीज देते हैं। उसके बाद आप कैपिटल के ओनर को क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। एंड उसके बाद आप जो इंटरप्रेन्योरशिप वाले होते हैं तो उन्हें क्या देते हैं? उन्हें आप देते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो यही जो है फैक्टर इनकम कहलाता है एंड इसी का केवल आपको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकेंड प्रिकॉशन है वह है कि ट्रांसफ़र इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट्स अबाउट ट्रांसफ़र इनकम? डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट is that type of income or that type of payment which is given to any person without rendering any job. For example, a scholarship, for example, different type of pension, for example, monetary help given by anyone. Okay? तो इस तरह का जो ट्रांसफ़र पेमेंट है तो उसका यूज नहीं। हाँ, जब हमने पेंशन की बात की तो इसमें एक एक्सेप्शन है, वहाँ पर आप सावधान रहिएगा कि अगर रिटायरमेंट किसी का अगर हो चुका है, अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है एंड अगर पेंशन मिल रहा है तो आप उसे इंक्लूड करेंगे। इस बात के लिए आप सावधान रहिएगा। ठीक है, यानी गिवन टू एनी रिटायर्ड पर्सन शुड बी क्लियर एकदम। उसके बाद जो नंबर थर्ड प्रिकॉशन है वह यह है कि अगर कोई इनकम इलीगल तरीके से अगर जनरेट हो रहा है, ठीक है, कर रहा है, तो वह ऐसा इनकम, चाहे वह नेशनल इनकम अकाउंटिंग हो या डोमेस्टिक इनकम अकाउंटिंग हो, तो उसमें वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चोरी कर रहा है, थेफ्टी, कोई रॉबरी कर रहा है, ब्राइब ले रहा है, कोई घूस ले रहा है, ठीक है, ये उसके इनकम के सोर्स हैं। तो ये जो इनकम हैं वो इनकम मैथड नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, उसके कोड में जो है, जैसे अगर किसी का जो सोर्स ऑफ इनकम है वह बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के रूप में है, तो यह ब्लैक मनी भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इनकम मेथड में आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी मेथड में आप ब्लैक मनी का यूज नहीं करेंगे। ब्लैक मनी का अगर आपको पता चल जाए कि ये ब्लैक मनी का अमाउंट है तो दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। टेक केयर अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे, जो विंडफॉल इनकम है। सही है,
अब विंडफॉल इनकम क्या होता है? विंडफॉल इनकम जैसे लॉटरी से रिलेटेड जो इनकम है, ठीक है, कुछ हैं उससे आमदनी होती है, ठीक है, या रेमिटेंस, जो आपका रेमिटेंस है, जो रेमिटेंस है, ठीक है, तो रेमिटेंस जो है वह विंडफॉल इनकम है, ठीक है। अब ये रेमिटेंस क्या है? तो रेमिटेंस वह इनकम होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसे पर्सन अपने रिलेटिव्स को अब्रॉड से भेजता है, उसको कहते हैं। जैसे आप लोग कनाडा जाते हो, वहाँ से अपने रिलेटिव्स को कुछ ना कुछ आप इनकम भेजते रहते हो, ठीक है, तो आपके द्वारा जो अपने रिलेटिव्स को वह रेमिटेंस कहलाएगा। तो यह इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह एक प्रकार का प्राइवेट इनकम का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ जो आपको मैंने बताया ट्रांसफ़र इनकम, तो ट्रांसफ़र इनकम भी प्राइवेट इनकम का हिस्सा होता है, यह नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। इस वजह से जो रेमिटेंस तरह का ट्रांसफ़र इनकम है, ठीक है ना, यह भी एक तरह का ट्रांसफ़र इनकम है, आप इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, समझते चलिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है वह है आपका जो कमीशन मिलता है लोगों को, जो सेकेंड हैंड गुड्स के सेलिंग या परचेजिंग पे अगर किसी को कमीशन मिल रहा है, ठीक है, तो यह कमीशन जब आप नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जब आप इंक्लूड कर रहे होंगे तो आप इसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कमीशन को ध्यान रखिएगा, ठीक। सेकेंड हैंड गुड्स की जो सेलिंग एंड परचेजिंग होती है तो उससे जो कमीशन मिलता है केवल कमीशन को आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। किसी बंदे को जो कमीशन मिलता है तो केवल कमीशन को आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन वहाँ अगर दिया हुआ है तो आप उसे उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रिकॉशन है वह है आपका, अगर शेयर एंड बॉन्ड्स की सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है, ठीक है, शेयर्स या बॉन्ड्स की अगर सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है एंड यह सेलिंग एंड परचेजिंग किसी ब्रोकर्स के द्वारा हो रही है तो उस ब्रोकर्स को भी कमीशन मिलता है, ठीक है। यह एक तरह का उसका फैक्टर इनकम होता है। इस वजह से अगर शेयर्स एंड बॉन्ड के सेलिंग एंड परचेजिंग पे अगर कमीशन मिल रहा है किसी भी ब्रोकर को तो यह अमाउंट इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। जो इम्प्यूटेड रेंट ऑक्यूपाइड हाउस है, यानी कि मान के चलिए ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कौन सा है? चलिए कि आपने बिल्डिंग बनाई है एंड आप उसमें खुद रह रहे हैं, ठीक है, तो वह भी एक तरह का एस्टिमेटेड इनकम होता है, वह भी एक तरह का एस्टिमेटेड इनकम होता है। क्योंकि अगर मान के चलिए दूसरे के यहाँ दूसरे के घर में अगर आप रेंट पे रहोगे तो आपको तो पे करना होगा, लेकिन जब आप अपने ही द्वारा बनाए गए घरों में रह रहे हो तो आप वैसे पे तो नहीं करते हो, लेकिन वह एक तरह का एस्टिमेटेड आपका फैक्टर इनकम होता है। तो इस इनकम को आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग में अथवा डोमेस्टिक इनकम अकाउंटिंग में आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वह है आपका, अगर कोई भी पर्सन सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, ध्यान दीजिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहा है तो उस प्रोडक्शन या उस आउटपुट का जो वैल्यू होगा, जो अमाउंट होगा, उसे भी इनकम मेथड में
इंक्लूड करोगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, इनकम अकाउंटिंग में आप उसे इंक्लूड करोगे। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोई फार्मर है, ठीक है, फार्मर है, वह फार्मर जो है वह गेहूं प्रोड्यूस करता है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि उसने उसको बेचा नहीं है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं है। जो भी वह सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी उसने प्रोड्यूस किया है उसका जो अमाउंट होगा आप उसे भी इंक्लूड कर, वह नेशनल इनकम का अकाउंटिंग हो या डोमेस्टिक इनकम का अकाउंटिंग हो, आप उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका जो मार्केट वैल्यू है आप उसे ज़रूर ही इंक्लूड करेंगे, उसकी जो कीमत है उसे ज़रूर ही आप इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड? क्योंकि यह एक तरह का जो अमाउंट होता है यह फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का अमाउंट माना जाता है, इस वजह से आप, ठीक है। उसके बाद जो अगला टर्म है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशन लेना है, आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। वह है आपका टर्म्स रिगार्ड मेन कंपोनेंट और सब कंपोनेंट, ठीक है, मेन कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स। अब जैसे एग्जांपल के लिए इनकम मेथड में जो है वो पर्टिकुलर्स मैंने बताया है, ऑफ एम्प्लॉयज है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, ठीक है, तो ये मेन कंपोनेंट है। ऐसे में आपको सावधान, मान के चलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है, एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के साथ साथ एंड सैलरीज दी गई है, उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी, ठीक है। तो ऐसे में जो वेजेज एंड सैलरीज है एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम का जो अमाउंट, तो वह अमाउंट सब कंपोनेंट कहलाएगा, वह अमाउंट सब कंपोनेंट का अमाउंट कहलाएगा। तो जहाँ पर मेन कंपोनेंट गिवन है, जहाँ पर मेन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एंड ऐसे में अगर सब कंपोनेंट दिया हुआ है तो आप कंपोनेंट को इग्नोर कर देना, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। केवल आपको मेन कंपोनेंट ही लेना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसी प्रकार से है ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में, ठीक है, मैंने आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में भी मैंने बताया है। अगर मान के चलिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है एंड साथ में आपको रेंट भी दिख रही है, रॉयल्टी भी दिख रही है, उसके बाद इंटरेस्ट भी दिख रहा है, प्रॉफिट भी दिख रहा है, तो ऐसे में ये जो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, तो दीज आर द सब कंपोनेंट्स ऑफ मेन कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ये जो है ये ऑपरेटिंग सरप्लस का मेन कंपोनेंट होता है। तो जहाँ पर ये जो होते हैं, सॉरी, ये सब कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से सब कंपोनेंट होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के? कौन कौन से सब कंपोनेंट होते हैं? ये होते हैं आपके सब कंपोनेंट रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सब कंपोनेंट हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के। तो जहाँ रेंट का भी अमाउंट दिया हुआ है, रॉयल्टी दिया हुआ है, उसके बाद इंटरेस्ट का भी दिया हुआ है, प्रॉफिट का भी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है तो ऐसे में केवल सरप्लस को लेंगे एंड जो इसका सब कंपोनेंट का जो अमाउंट है आप उसे इग्नोर कर देंगे, आप उसे नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एंड अक्सर जो मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जो आप लोग करते हो, वह करते हो प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। प्रॉफिट को लेकर के आपसे ज़बरदस्त मिस्टेक होता है। बताया है इससे पहले वाले वीडियो में कि प्रॉफिट्स का भी सब कंपोनेंट होता है,
डिविडेंड है, जैसे रिटेन्ड अर्निंग है, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जिसे कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स है। ठीक है, ये जितने भी हैं इसके सब कंपोनेंट हैं। मेन कंपोनेंट प्रॉफिट्स हैं एंड ये सारे के सारे प्रॉफिट्स के सब कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, अगर प्रॉफिट्स का अमाउंट दिया हुआ है, साथ में भी अमाउंट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का भी अमाउंट दिया हुआ है, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग का भी प्रॉफिट दिया अमाउंट दिया हुआ है, बाद आपका कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स का भी अमाउंट दिया हुआ है, तो ऐसे में सब कंपोनेंट हैं, आई मीन प्रॉफिट्स के जितने भी सब कंपोनेंट हैं आप उसे इग्नोर कर देंगे। हाँ, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है एंड प्रॉफिट का सब कंपोनेंट दिया हुआ है, तो अब प्रॉफिट का सब कंपोनेंट हुआ है, उस सभी के अमाउंट को करके ऐड कर देंगे। ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये थे इनकम मैथड में जो आप प्रिकॉशंस जो आप लोगे, ठीक है, जो आप सावधानी, तो उससे संबंधित ये डिस्कशन था। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि डबल काउंटिंग से बचने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशन लोगे। अगर आप इनकम मेथड को अडॉप्ट कर रहे हो नेशनल इनकम अथवा डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करने के लिए, तो आप किस किस तरह के प्रिकॉशन को अडॉप्ट करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, जब आप इनकम मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, तो इनकम मेथड का यूज करने के क्रम में आप जो भी, चाहे आप नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे हो, डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट कर रहे हो, जीएनपी एमपी फाइंड आउट कर रहे हो, या एनडीपी एमपी फाइंड आउट कर रहे हो, कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हो, अगर न्यूज उसके पर्टिकुलर के थ्रू अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारी सावधानियां आप वहाँ पे बरतेंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल द टाइम